नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारतीय शिक्षा के इतिहास के एक बहुत ही अहम दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। जी। 1952-53 का माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे ज्यादातर लोग मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, आज़ादी के ठीक बाद का दौर था और ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि जो अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे देश की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं है। काफ़ी किताबी थी, एकांगी थी। तो आज हम इसी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि इसमें से वो मुख्य बातें निकालें जो हमारी शिक्षा नीति की समझ के लिए ज़रूरी हैं और हाँ, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत काम की हो सकती हैं। हाँ, और ये जानना भी ज़रूरी है कि ये पहला आयोग था जो पूरी तरह से सिर्फ माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित था। इससे पहले हंटर आयोग, सैडलर आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने भी इस पर बात की थी, पर वो उनका मुख्य फोकस नहीं था। तो इस आयोग को खास तौर पर क्या काम सौंपा गया था? मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे? देखिए, मुख्य काम था भारत में उस समय की माध्यमिक शिक्षा की हालत को देखना, उसका सर्वे करना और फिर उसके पुनर्गठन और सुधार के लिए सुझाव देना। इसमें सब कुछ शामिल था: उद्देश्य, संगठन, क्या पढ़ाया जाए, प्राइमरी और हायर एजुकेशन से उसका क्या लिंक हो, अलग अलग तरह के स्कूल कैसे साथ काम करें, ये सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, स्कूलों का ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर। आयोग ने इसमें क्या बड़े बदलाव की बात की? ये वाला पॉइंट अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा और शायद क्रांतिकारी सुझाव था मौजूदा इंटरमीडिएट स्टेज को हटाना। इंटरमीडिएट मतलब 11वीं और 12वीं, जो अक्सर डिग्री कॉलेजों से जुड़े होते थे। जी हाँ, बिल्कुल। आयोग ने माना कि ये इंटरमीडिएट कॉलेज हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है। अच्छा, तो फिर समाधान क्या सुझाया गया? समाधान ये था कि ये जो 2 साल थे इंटरमीडिएट के, इन्हें स्कूल का हिस्सा बना दिया जाए। इससे माध्यमिक शिक्षा की कुल अवधि 7 साल की हो जाती, मतलब क्लास 6 से 12 तक। और फिर यूनिवर्सिटी? हाँ, उसके साथ ही ये सिफारिश भी जुड़ी थी कि यूनिवर्सिटी में जो डिग्री कोर्स है वो 3 साल का हो। जो आज भी हम देखते हैं वो इसी सिफारिश की देन है। तो पूरा स्कूली ढांचा फिर कैसा दिखता, प्राइमरी से लेके ऊपर तक? सुझाव था कि पहले 4 या 5 साल की प्राइमरी या जूनियर बेसिक शिक्षा हो, उसके बाद 3 साल की मिडिल या सीनियर बेसिक या जूनियर सेकेंडरी, और फिर आखिर में 4 साल की हायर सेकेंडरी शिक्षा, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इस बदलाव का कारण क्या बताया गया? मतलब क्यों जरूरी था ये? ताकि प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच एक बेहतर और मजबूत लिंक बन सके, एक धारावाहिकता आ सके। लेकिन ये बदलाव तो एकदम से नहीं हो सकता था। जो स्कूल पहले से चल रहे थे, 10वीं तक के हाई स्कूल, उनका क्या? बिल्कुल सही सवाल। आयोग ने इसका भी रास्ता बताया। कहा गया कि मौजूदा हाई स्कूलों को धीरे धीरे हायर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड किया जाए। और जो बच्चे 10वीं पास करते उनका क्या? उनके लिए यूनिवर्सिटी में सीधे एडमिशन से पहले 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी कोर्स शुरू करने का सुझाव था। प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, ये किस लिए? इसका मकसद था बच्चों को यूनिवर्सिटी के 3 साल की डिग्री कोर्स के लिए तैयार करना, उनकी अंग्रेजी सुधारना, उन्हें खुद से पढ़ने की तकनीक सिखाना और थोड़ा सामान्य ज्ञान देना। समझ गया। तो ये तो हुई ढांचे की बात, लेकिन रिपोर्ट ने इस पर भी काफी जोर दिया कि पढ़ाई बहुत ज्यादा किताबी और रटने वाली है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी आलोचना थी। आयोग ने साफ कहा कि हमारी शिक्षा बच्चों को असल जिंदगी या अलग अलग काम धंधों के लिए तैयार नहीं कर रही। तो इसका क्या हल सुझाया? ये भी काफी अहम है। हल था विविधता, डाइवर्सिफिकेशन, और इसके लिए 2 बड़े सुझाव थे: विविध पाठ्यक्रम यानी डाइवर्सिफाइड कोर्सेज और बहुउद्देश्य स्कूल यानी मल्टीपर्पज स्कूल्स। बहुउद्देश्य स्कूल, ये क्या कॉन्सेप्ट था? सुनने में दिलचस्प लग रहा है। ये ऐसे स्कूल थे जहां एक ही स्कूल में अलग अलग रुचि और योग्यता वाले बच्चों के लिए कई तरह के कोर्स हो, जैसे मानविकी, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, कृषि, ललित कला, गृह विज्ञान, सब एक ही जगह पे। अच्छा, मतलब हर बच्चे को अपनी पसंद का रास्ता चुनने का मौका मिले स्कूल लेवल पे। बिल्कुल। मकसद था बच्चों की उत्पादक क्षमता बढ़ाना, तकनीकी हुनर सिखाना और सबसे जरूरी उनमें मेहनत के प्रति सम्मान जगाना, डिग्निटी ऑफ लेबर, शिक्षा को जीवन से जोड़ना। इसमें तकनीकी शिक्षा पर खास जोर दिया गया लगता है। हाँ, क्योंकि नए आजाद देश को उद्योगों के लिए कुशल कारीगरों की जरूरत थी, तो टेक्निकल हाई स्कूल, ट्रेड स्कूल, पॉलिटेक्निक खोलने की बात कही गई
और ये भी कि ये संस्थान उद्योगों के साथ मिलकर काम करें, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दें। पर इन सब के लिए पैसा, तकनीकी शिक्षा तो महंगी होती है। इसके लिए आयोग ने एक बहुत ही अनोखा सुझाव दिया, औद्योगिक शिक्षा उपकर या इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस। उद्योगों पर एक छोटा सा टैक्स लगाकर उस पैसे से तकनीकी शिक्षा को फंड करने का विचार था। ये तो काफी प्रगतिशील सोच थी उस समय के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। और कृषि शिक्षा का क्या? भारत तो कृषि प्रधान देश है। उसका भी पूरा ध्यान रखा गया, खासकर ग्रामीण स्कूलों में कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुटीर उद्योगों की प्रैक्टिकल पढ़ाई की सुविधा हो। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, बच्चे करके सीखें। ठीक है, तो ढांचे और कोर्स में विविधता की बात हो गई। अब आते हैं असल पढ़ाई पर। क्या और कैसे पढ़ाया जाए? कंटेंट और मेथड। हाँ, तो मिडिल स्कूल लेवल पर क्लास 6 से 8 कुछ मुख्य विषय सुझाए गए, जैसे भाषा, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, कला, संगीत, कोई एक क्राफ्ट और शारीरिक शिक्षा। और हायर सेकेंडरी लेवल पर, मतलब 9 से 12? वहाँ कुछ विषय अनिवार्य थे, जैसे भाषा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और एक क्राफ्ट। और फिर छात्रों को विकल्प मिलता कि वो मानविकी, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य जैसे ग्रुप्स में से कोई 3 विषय चुन ले। लेकिन सिर्फ विषय बदलने से तो रटना बंद नहीं होता। पढ़ाने के तरीकों पर क्या कहा गया? बिल्कुल सही। आयोग ने जोर दिया कि रटने के बजाय समझने पर फोकस हो। ज्ञान को बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जाए। एक्टिविटी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड को अपनाने की बात कही। व्यावहारिक काम को महत्व दिया जाए। और लाइब्रेरी, उसका क्या रोल बताया? लाइब्रेरी को स्कूल का एकेडमिक जीवन का केंद्र माना गया। कहा गया कि हर स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी हो, जिसमें किताबें हों और एक प्रशिक्षित लाइब्रेरियन भी हो। पाठ्य पुस्तकों यानी टेक्स्ट बुक्स को लेकर भी कुछ चिंताएं थी शायद। हाँ, ये एक बड़ी समस्या थी। खराब क्वालिटी और उनके चुनाव में बाहरी दखलंदाजी की शिकायतें थी। उसके लिए क्या समाधान सुझाया गया? एक बहुत ठोस सुझाव था, एक हाई पावर्ड टेक्स्ट बुक कमिटी बनाने का। इसमें हाईकोर्ट के जज, पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य, वाइस चांसलर, हेडमास्टर, शिक्षाविद जैसे लोग हों, ताकि किताबों का चुनाव निष्पक्ष और गुणवत्ता पर आधारित हो। क्या हर विषय के लिए एक ही किताब की बात थी? ने भाषाओं को छोड़कर बाकी विषयों में एक से ज्यादा अच्छी किताबों को मंजूरी देने की बात थी, ताकि स्कूल चुन सके। और ये भी कि किताबें बार बार न बदली जाए और उनमें कोई विवादास्पद या सांप्रदायिक सामग्री ना हो। अब आते हैं भाषा के मुद्दे पर। यह तो हमेशा ही बहुत अहम रहा है भारत में। आयोग की क्या सिफारिशें थी? ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जी, सबसे मुख्य सिफारिश थी कि पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। और दूसरी भाषाएं सीखने के बारे में त्रिभाषा सूत्र की बात थी। हाँ, त्रिभाषा सूत्र का एक तरह से शुरुआती रूप यही दिखता है। मिडिल स्कूल लेवल पर जहाँ हिंदी मातृभाषा नहीं है, वहाँ भी हिंदी का कुछ बेसिक ज्ञान देने की बात थी। और हायर सेकेंडरी लेवल पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाने का सुझाव था, एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा और दूसरी कोई और। अंग्रेजी का क्या स्थान था? अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई थी, शायद शुरू में 6 साल के लिए। और संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषाएं? उनके अध्ययन को भी प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। चलिए अब आते हैं परीक्षा पर, एग्जामिनेशंस। आयोग ने मौजूदा सिस्टम की काफी आलोचना की थी। क्या सुधार सुझाए? हाँ बिल्कुल, कहा गया कि पूरा सिस्टम परीक्षा केंद्रित है। तो सबसे बड़ा सुझाव था कि बाहरी परीक्षाओं की संख्या कम की जाए, सिर्फ माध्यमिक कोर्स के अंत में एक पब्लिक परीक्षा हो। और परीक्षा लेने के तरीके में? उसमें सुधार की बात थी, जैसे सिर्फ निबंध वाले सवालों पर निर्भर ना रहें, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी शामिल करें। और नंबर देने के बजाय ग्रेडिंग सिस्टम ABC अपनाने का सुझाव था, यानी सब्जेक्टिविटी कम करने की कोशिश। जी हाँ, और स्कूल के अपने रिकॉर्ड को भी महत्व देने की बात थी। स्कूल रिकॉर्ड मतलब छात्र की साल भर की परफॉर्मेंस, पढ़ाई में, खेलकूद में, दूसरी एक्टिविटीज में उसके व्यवहार, इन सब का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाए और फाइनल रिजल्ट में उसे भी वेटेज दिया जाए। अच्छा, तो सिर्फ फाइनल परीक्षा ही सब कुछ नहीं? बिल्कुल। इसके अलावा कंपार्टमेंटल परीक्षा का सुझाव था, ताकि 1-2 विषय में फेल होने पर पूरा साल खराब न हो और सर्टिफिकेट पर बाहरी परीक्षा और स्कूल रिकॉर्ड दोनों का जिक्र हो। ये सब सुधार तो बहुत अच्छे हैं, पर इन्हें लागू कौन करता? शिक्षक, उनकी स्थिति, वेतन, ट्रेनिंग पर आयोग ने क्या कहा? ये सबसे अहम सवाल है। आयोग ने माना कि शिक्षक ही शैक्षिक पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं और उस समय उनकी खराब हालत पर काफी चिंता जताई थी। तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या सिफारिशें थीं?
कई थीं, जैसे भर्ती का एक पारदर्शी तरीका हो जिसमें चयन समिति हो, वेतनमान सुधारे जाएं, सम्मानजनक हो, नौकरी की सुरक्षा हो, ट्रिपल बेनिफिट स्कीम पेंशन पीएफ बीमा लागू हो, और शिक्षकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मेडिकल सुविधा, बेहतर छुट्टी के नियम और हाँ, प्राइवेट ट्यूशन को खत्म करने की बात भी कही गई थी। और हेडमास्टर के बारे में? उनकी भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। कहा गया कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी हो, प्रशासनिक क्षमता हो और उन्हें अच्छी सैलरी मिले। और शिक्षकों की ट्रेनिंग, ये कैसे बेहतर हो? ट्रेनिंग पर बहुत जोर था। 2 तरह के ट्रेनिंग संस्थान सुझाए गए, स्कूल पास वालों के लिए 2 साल का और ग्रेजुएट्स के लिए 1 साल का, जिसे बाद में 2 साल करने का लक्ष्य था। ट्रेनिंग में सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज सिखाना भी शामिल हो, रिफ्रेशर कोर्स हो और ट्रेनिंग मुफ्त हो, साथ में स्टाइपेंड भी मिले। महिला शिक्षकों के लिए कुछ खास? हाँ, उनकी कमी को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम ट्रेनिंग कोर्स का सुझाव था। आखिर में, संक्षेप में, प्रशासन, स्कूल चलाने के नियम और फाइनेंस पर भी बात कर लेते हैं। प्रशासन में केंद्र और राज्यों के सहयोग की बात थी। हर राज्य में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाने का सुझाव था। स्कूलों का इंस्पेक्शन सिर्फ नुक्स निकालने के लिए न हो, बल्कि गाइडेंस के लिए हो और इसमें एक्सपर्ट्स भी शामिल हों। स्कूलों को मान्यता देने की शर्तें क्या थीं? नियम कड़े थे। मैनेजमेंट रजिस्टर्ड हो, रोज के काम में दखल न दे, शिक्षकों की सेवा शर्तें साफ हों, स्कूल के पास कुछ फंड हो, फीस सरकार तय करे, अकाउंट्स का ऑडिट हो। स्कूल की बिल्डिंग, क्लासरूम साइज वगैरह पर भी कुछ था? हाँ, क्लास में अधिकतम 40 बच्चे, स्कूल का साइज 750 से 1000 बच्चों तक सीमित हो, खेल के मैदान जरूरी हो और उन्हें बचाने के लिए कानून बनाने तक का सुझाव था। वाह! और पैसों का इंतजाम इंडस्ट्रियल सेस के अलावा? सरकार से उम्मीद थी कि वो खासकर नए और विविध कोर्स शुरू करने के लिए स्कूलों को अच्छी वित्तीय सहायता देगी। एक आखिरी सवाल जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर भी आयोग ने कुछ कहा था। हाँ, ये भी एक अहम सुझाव था। कहा गया कि हर नौकरी के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। भर्ती अलग अलग उम्र में, जैसे 16-18, 19-21, 22-24 साल पर की जा सकती है। मतलब हायर सेकेंडरी पास लोगों के लिए भी रास्ते हों। तो कुल मिलाकर देखें, मुदालियर आयोग ने एक ऐसी माध्यमिक शिक्षा की कल्पना की थी जो सिर्फ किताबी ना हो, बल्कि जिंदगी से जुड़ी हो, विविध हो, व्यवहारिक हो और बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। बिल्कुल, ये रिपोर्ट अपने समय से काफी आगे थी। इसने माध्यमिक शिक्षा के लगभग हर पहलू को छुआ और उसमें बुनियादी बदलाव लाने का एक खाका पेश किया। इसने भारत की शिक्षा नीति की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही कहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, और शायद ये आज की चर्चा का एक अहम टेकअवे भी है, कि इन सिफारिशों को कितना लागू किया जा सका। क्या वजह रही कि आज भी इतने सालों बाद हम शिक्षा में उन्हीं कुछ चुनौतियों से जूझ रहे हैं जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में था, जैसे रटने पर जोर या परीक्षा का दबाव या शिक्षकों की स्थिति का सवाल। ये सवाल हमें ये याद दिलाता है कि नीतियां बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना, प्रभावी ढंग से लागू करना, वो एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती है।